जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का फिर से YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, उम्मीद है आप घर पे सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, इस कोरोना काल में बच्चों आप अपने घर पे ही रहें, बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रखा है, बहुत ज़्यादा बच्चों सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। बच्चों, मैंने अब तक आपको 7 क्लासेस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की ऑलरेडी पढ़ा दी हैं और आज की हमारी 8th क्लास है। पिछली क्लास में मैंने आपको मेनी, मोर, ईच और एवरी के कॉन्सेप्ट सिखाए थे। आज मैं आपको एक और ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट सिखाने जाने वाला हूं। आज की क्लास बच्चों थोड़ी सी बड़ी होगी, शायद हो सकता है थोड़ा और ज्यादा बड़ी, कल से बड़ी क्लास हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैं आपको ईच और एवरी का एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। ईच और एवरी। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? कल तो मैंने आपको ईच और एवरी अलग अलग पढ़ाए थे, लेकिन बच्चों एक और बात ध्यान रखना कि ईच और एवरी दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ईच या फिर एवरी और उसके बाद में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन के बाद में फिर से एंड और फिर उसके बाद में या तो ईच या फिर एवरी और उसके बाद सिंगुलर नाउन और फिर उसके बाद में यहां पर प्लस में सिंगुलर वर्ब लगानी है। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी सेंटेंस में ऐसा भी हो जाता है कि वो सब्जेक्ट में या तो ईच और एवरी दे दे पहले, फिर उसके बाद में सिंगुलर नाउन, फिर उसके बाद में एंड, फिर उसके बाद में दोबारा ईच या एवरी में से कोई दे दे, फिर उसके बाद में सिंगुलर नाउन। लेकिन जो वर्ब होगी ना वो हमेशा क्या होगी? फिक्स होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। बच्चों अपनी नोटबुक निकाल लो फटाफट और अपनी नोटबुक में लिखते जाओ। जो भी मैं साथ साथ लिख रहा हूं ना उसको नोट करते रहो आप, और जो भी आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में डालते रहो ना। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि ईच और एवरी हम दोनों एक साथ में यूज में ले सकते हैं। चलिए मैं सेकंड पॉइंट पढ़ाता हूं आपको। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईच एंड एवरी ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा भी सब्जेक्ट में आ जाता है, ईच एंड एवरी, और उसके बाद में आती है फिर सिंगुलर नाउन और उस सिंगुलर नाउन के बाद में जो वर्ब होगी वो क्या होगी? वो होगी सिंगुलर वर्ब। ठीक है, यानी ईच और एवरी दोनों एक साथ भी आ जाएंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको इसमें अब पढ़ाऊंगा वो ये है कि कभी कभी ईच या एवरी दोनों में से कोई एक और उनके बाद में सिंगुलर नाउन, ठीक है, और एक से अधिक सिंगुलर नाउन आती हैं, मतलब एक से अधिक, जैसे ये सिंगुलर नाउन आ गई, फिर एक और सिंगुलर नाउन आ जाएगी, फिर उसके बाद में ऐसे एक से अधिक सिंगुलर नाउन। आगे हमसे वर्ब पूछता है तो तब भी वर्ब कैसी होगी? हमारी सिंगुलर वर्ब होगी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। सबसे पहले इसका मैंने लिखा यहां पर कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल। तो यहां पर देखो क्या हुआ, सब्जेक्ट में ईच एंड लगाकर 2 बार ईच आया। तो अगर एंड से जोड़कर, ये हमारा एंड है, अगर एंड से जोड़कर ईच या एवरी को लगाए सब्जेक्ट में तब भी हम वर्ब क्या लगाएंगे बच्चों? सिंगुलर लगाएंगे। हमेशा ध्यान रखना सिंगुलर वर्ब आएगी और सिंगुलर ही नाउन होगी हमेशा। जैसे मैं लिखा ईच बॉय एंड गर्ल, तो आगे जो वर्ब होगी ना इसके साथ वो क्या होगी? वो सिंगुलर वर्ब होगी। या फिर वो ऐसे दे दे जैसे ये वाला कि ईच के बाद में नाउन नहीं लिखे और एवरी के बाद में नाउन लिख दे, बस जैसे ईच एंड एवरी बॉय, तो आगे जो वर्ब होगी ना वो भी क्या होगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। यहां पर जो बॉय है ये सिंगुलर है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि हमेशा ईच को, जब ईच एंड एवरी ऐसे लिखो ना तो सबसे पहले आप ईच लिखो, उसके बाद में आप क्या लिखो? एवरी। पहले ईच आता है फिर उसके बाद में एवरी आता है। तो अब इस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ गया होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर प्रोक्लेम द ग्लोरी ऑफ गॉड। ना, every leaf and every flower proclaim the glory of God। इस सेंटेंस में एरर कहां है? जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में डालो। अभी जो मैंने आपको सिखाया सेंटेंस, इसमें देखिए 2 एवरी दिए गए हैं एंड से जोड़कर, ठीक है, और आगे जो वर्ब है वो है प्रोक्लेम। अब प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोक्लेम का मतलब है घोषणा करना।
प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना ना। अब जरा मेरे बोर्ड पे देखो आप, ठीक है। बोर्ड पे प्रोक्लेम द ग्लोरी ऑफ गॉड, ठीक है। अब इस सेंटेंस में एरर कहां है? देखो सब्जेक्ट में मेरे पास क्या है? एवरी लीफ और एवरी फ्लावर। एंड से दो एवरी जोड़ दिए जाए और उनके बाद में आएगी नाउन कैसी? सिंगुलर। लीफ का मतलब पत्ता और फ्लावर का मतलब होता है फूल। ये दोनों ही नाउन सिंगुलर है। तो जो वर्ब हमारे पास वो है प्रोक्लेम, जिसका अर्थ होता है घोषणा करना। तो इसके साथ जो वर्ब होगी ना वो सिंगुलर होगी। तो प्रोक्लेम में क्या लगा देंगे हम? एस लगा देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट में दो एवरी आए। तो बच्चों एक एवरी हो या दो एवरी हो, एक ईच हो या दो ईच हो, या दोनों एक साथ आ जाए, वर्ब हमेशा क्या होगी? सिंगुलर ही आएगी। अब जरा स्क्रीन पे आपके एक और क्वेश्चन आया है, देखिए जरा। नाउ इस क्वेश्चन में आप पढ़ें और देखें कि इसमें एरर कहां है। जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में डालो। ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है या सी पार्ट में एरर है? देखिए जरा कौन से पार्ट में एरर है यहां पर, फटाफट बताओ जल्दी से, क्विकली। विच पार्ट हैज दी एरर? कौन से पार्ट में एरर दी गई है? नाउ अब जरा आप बोर्ड पे देखिए, मैं आपको समझा देता हूं। अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, ठीक है ना। ये सेंटेंस आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दिया था कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वर गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, मतलब प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़की को एक पैकेट स्वीट्स दिया गया। सब्जेक्ट क्या है मेरे पास? एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। तो वर्ब कैसी होगी बच्चों? सिंगुलर। तो वर्ब के स्थान पर क्या कर देंगे हम? वॉज। दो एवरी एंड से जुड़े हैं, जैसे यहां पे जुड़े हुए थे और यहां पे जुड़े हुए हैं। अब आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन करते हैं, फटाफट देखो। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि ईच ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास सिंग वेल। ईच ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास सिंग वेल। इसका आंसर दीजिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्या होगा? कमेंट बॉक्स में डालो ना। अब जरा बोर्ड पे देखिए फटाफट आप सभी देखो बोर्ड पे। मैंने क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे था उसको यहां लिख दिया है कि ईच ऑफ द गर्ल्स इन माय क्लास सिंग वेल। सब्जेक्ट में क्या लिखा है बच्चों? ईच। हालांकि ये मैंने कल वाला कॉन्सेप्ट है, हमारा वाला जो मैंने कल पढ़ाया था कि ईच ऑफ के बाद में गर्ल्स प्लूरल नाउन है, तो जो वर्ब होगी ये मेरे पास वर्ब है बच्चों। तो सिंग में क्या लग जाएगा यहां पर? एस लगा देंगे, क्योंकि जब भी ईच या एवरी सब्जेक्ट में आएंगे तो वर्ब हमेशा क्या होगी? सिंगुलर होगी। हां, इसका एक अपवाद था, एक एक्सेप्शन था जो मैंने कल की क्लास में एंड में पढ़ाया था, ईच वाला। एवरी का कोई एक्सेप्शन नहीं है, केवल एक्सेप्शन किसका है? ओनली ईच का। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आ गया होगा। इसमें लिखा है कि ईच ऑफ द गर्ल्स हैव कम विद हर बुक्स। Each of the girls have come with her books. प्रत्येक लड़की अपनी किताबों के साथ आ गई है। इसमें बच्चों सब्जेक्ट में क्या लिखा है? each of the girls। और वर्ब क्या है मेरे पास? have। स्क्रीन पे देखो, सब्जेक्ट में each of the girls लिखा है और वर्ब है मेरे पास क्या? have। तो यहां पे हैव होगा या फिर हैज होगा? बिल्कुल सही सर, आप सभी बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। आपने सभी ने सही आंसर दिए हैं कि हैव नहीं, क्या होगा यहां पर? हैज होगा। आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, तो हो सकता है आज की क्लास थोड़ा बड़ी हो जाए। चलिए अब जरा एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए। क्वेश्चन ये है कि ईच एंड एवरी, पढ़ो जरा क्वेश्चन को। ईच एंड एवरी one of you, each and every one of you are guilty of some crime or the other, इसमें बच्चों मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शंस में से चुन के बताओ आंसर क्या होगा हमारा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? फटाफट बताइए, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बताओ
ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में, सी पार्ट में, डी। देखते हैं कौन सबसे जल्दी आंसर देता है मेरे को। आज देखते हैं, हमने ये ईच एवरी का कॉन्सेप्ट कल पढ़ा था, आज भी मैंने पढ़ा है। देखते हैं सबसे जल्दी आंसर कौन देता है। चलिए अब जरा स्क्रीन पे देखो सभी, आप स्क्रीन पे देखिए कि यहां पर बच्चों सब्जेक्ट में क्या लिखा है, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। और मैंने यहां पर क्या किया, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, आर को अंडरलाइन किया हुआ है। किसको अंडरलाइन किया हुआ, आर तक। तो यहां पे मुझे बताओ कि अब यहां पर ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में, सी पार्ट में या डी पार्ट में। चलिए मुझे बताओ कि यहां पर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में लिखा है, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। यानी किस पार्ट में, यानी आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा ए। सर ए पार्ट में एरर है क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट में ईच और एवरी आया हुआ है, इसलिए हम वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही चीजें। अब जरा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज नीड टू बी वैक्सीनेटेड। इस सेंटेंस में मैंने लिखा है एवरी के बाद में, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि ईच और एवरी के बाद में हम सिंगुलर नाउन लगा सकते हैं, एक से अधिक। तो मैन एक सिंगुलर नाउन आ गया, वुमन एक सिंगुलर नाउन आ गया और चाइल्ड भी सिंगुलर नाउन है। तो ईच या एवरी के बाद में अगर सिंगुलर नाउन आए एक से अधिक, ऐसे आ सकती हैं, ठीक है। एक और सिंगुलर नाउन आ जाए तो वहां पर हम फिर वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। तो बताओ बच्चों आंसर क्या है, यहां पर कौन से पार्ट में एरर है, यहां पर बी पार्ट में एरर है। कहां पर, बी पार्ट में। कि सर यहां पर नहीं सॉरी, यहां बी नहीं, यहां पे सी पार्ट में एरर है कि सी में नीड वर्ब है। यहां पर जो सी पार्ट है ना, उसमें नीड वर्ब है बच्चों, और नीड में एस लगेगा क्योंकि जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर है। क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। चलिए मैंने आपको आज 6 क्वेश्चंस करवाए। आज देखिए जरा स्क्रीन पर, मैंने आपको 6 क्वेश्चंस करवाए और इन 6 क्वेश्चंस में बताया मैंने आपको कि ईच और एवरी को सब्जेक्ट में एक साथ लिखा जा सकता है और ये आ सकते हैं एक साथ। और वर्ब हमेशा कैसी होगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगी। चलिए बच्चों अब अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। आज का बच्चों, आज मैं आपको 3-4 कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ी बड़ी क्लास हो जाए तो मजे आएंगे आज की क्लास में। अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा कि सब्जेक्ट, सपोज कीजिए उसने हमको ऐसा सब्जेक्ट दिया जिसमें लिखा है क्या, आइदर। क्या लिखा है, आइदर लिखा हो या फिर नाइदर लिखा हो सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में कभी भी आइदर या नाइदर आ जाएगा ना, तो उसके साथ हम वर्ब कौन सी लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब, सिंगुलर वर्ब। ध्यान दे लो सब यहां पर, इधर उधर मत देखो, ध्यान दे लो। इधर उधर ना देखें, घर पे बैठो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इधर उधर कोई भी काम करते रहो। आपका ध्यान जब भी आप पढ़ो तो आपका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए बच्चों। क्लास में तो होता क्या है कि आपका ध्यान पूरा बोर्ड पे रहता है। तो ये जो बच्चे जो इधर उधर काम में लग जाते हैं वो काम में ना लगें, और पानी पीने जाते हैं वापस लौटते ही नहीं है पानी पी के। तो बच्चों ध्यान दे दो, इधर कहीं नहीं उठना है आपको पूरी क्लास में। आइदर नाइदर के बाद में कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। अकेला भी आइदर नाइदर आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आइदर या नाइदर के बाद, आइदर या नाइदर के बाद मुझे नाउन लगानी होगी तो कैसे लगाऊंगा, सिंगुलर नाउन और साथ में सिंगुलर वर्ब। ध्यान रखना बच्चों, आइदर नाइदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आइदर और नाइदर के बाद बच्चों ऑफ आ जाता है। क्या आ जाता है, ऑफ। और जब इनके बाद में ऑफ आएगा ना तो आगे हम लगाएंगे प्लूरल नाउन, लेकिन जो वर्ब होगी वो हमेशा क्या होगी, वो सिंगुलर ही होगी। वह नाउन प्लूरल आ जाएगी जैसे ही ऑफ लगाए। मैंने कल भी बताया था आपको कि ईच और एवरी के बाद जब ऑफ आता है तो हम प्लूरल नाउन लिखते हैं और सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। सेम ऐसे ही यहां पर आइदर और नाइदर के बाद में अगर ऑफ आया तो आगे प्लूरल नाउन आएगी और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे ना बच्चों। अब इनके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। कुछ क्वेश्चंस आप अब मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, फिर मैं आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दूंगा। आइदर नाइदर सब्जेक्ट में हो तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर हमेशा। अच्छा, अगर ऑफ आ जाएगा तो फिर नाउन कैसी होगी, प्लूरल, और वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। चलिए आपकी स्क्रीन पे अब एक क्वेश्चन आ गया होगा कि आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क।
बताइए कौन से पार्ट में एरर है, ए में या बी या फिर सी? विच पार्ट हैज द एरर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो, ए बी या फिर सी, कौन से पार्ट में एरर है? यहां पर क्वेश्चन है हमारे पास, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है या फिर हमारे पास बी पार्ट में एरर है? चलिए अब देखो स्क्रीन पर, क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया है ऑलरेडी बोर्ड पे, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। बच्चों सब्जेक्ट में क्या लिखा मैंने? आइदर, इसके बाद क्या आया? ऑफ। अब सबसे पहले बच्चों आपको यह भी ध्यान रखना है, कभी कभी वो ऐसा सवाल भी दे देता है कि आइदर ऑफ के बाद में आने वाली नाउन को सिंगुलर लिख देता है। आपको नाउन प्लूरल लगानी है और वर्ब सिंगुलर लगानी है। ध्यान रखना एक बात, अगर ऑफ आएगा तो नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। आइदर ऑफ के बाद में नाउन चेक करो सबसे पहले, तो नाउन प्लूरल है, बिल्कुल सही है। और हमारे पास जो लीड है, लीड ये वर्ब है, यहां पे लीड का मतलब है बच्चों गो। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि इन दोनों सड़कों में से कोई एक सड़क पार्क की ओर जाती है। मैंने आपको एक चीज और बता दूं जो मिस हो गया, कि आइदर और नाइदर, इनका जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि दो में से कोई एक, यानी आइदर हमेशा दो व्यक्ति या वस्तुओं की ओर इशारा करता है, और नाइदर का मीनिंग होता है दो में से एक भी नहीं, यानी ये भी दो की ओर इशारा करता है। आइदर और नाइदर ऑलवेज टू पर्सन्स या थिंग्स की ओर इशारा करते हैं, उससे ज्यादा की ये बात करते ही नहीं है। तो आइदर ऑफ द रोड्स का मतलब हुआ दो सड़कों में से एक सड़क पार्क की ओर जाती है, उनमें से कोई एक जाती है। तो यहां पर जो लीड है ना, ये वर्ब है गो। तो जैसे मान लो यहां पे गो वर्ब होती तो इसमें क्या लगा देते? ईएस लगा देते, क्योंकि सिंगुलर वर्ब बनानी है। ऐसे ही लीड में क्या लगा देंगे हम? लीड्स। लीड का मतलब यहां पे है जाना। बात समझ में आ गई? अब एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूं, देखिए जरा। ये क्वेश्चन है, नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सैड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। Neither of the two children said their prayer before going to bed। अब यहां पे किस पार्ट में एरर है बच्चों? ए में, बी में या फिर सी पार्ट में एरर है? कमेंट बॉक्स में आपने डाल दिया है। देखो अब मैं आपको समझा देता हूं बच्चों। यहां पे नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन लिखा हुआ है। आपको पता है कि नाइदर का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है, तो नाइदर का प्रयोग दो चिल्ड्रन के लिए किया गया। आगे वर्ब आई मेरे पास सैड। ये जो सैड वर्ब है ये से की सेकंड फॉर्म है। क्या है? से की सेकंड फॉर्म। से का मतलब होता है कहना, इसकी सेकंड फॉर्म हो गई सैड, और थर्ड फॉर्म क्या हो गई? सैड। तो ये जो सेकंड फॉर्म होती है ना बच्चों, ये सभी सब्जेक्ट के साथ आती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या वो प्लूरल हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ मैं सेकंड वर्ब को लगा सकता हूं। तो यहां पे जो वर्ब है वो तो ठीक है। अब एरर क्या है? देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। बच्चों यहां पे देयर यानी इस पार्ट में एरर है कि यहां पे देयर नहीं आएगा, यहां पर देयर ना लगाकर हम क्या लगाएंगे? हिज लगाएंगे। चलिए अब आपको एक नई चीज सिखाता हूं, आपको ध्यान से देखो बोर्ड पे ना बच्चों। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये जो देयर है ये एक प्रोनाउन है। क्या ये एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है। किसके लिए? जो प्रोनाउन होते हैं ना, प्रोनाउन किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। तो जैसा नाउन होगा वैसा ही प्रोनाउन होता है। जैसे मान लीजिए राम है, तो राम के अनुसार हम कौन सा प्रोनाउन लगाते हैं? ही। सीता है, सीता के अनुसार हम कौन सा प्रोनाउन लगाते हैं? शी। और जैसे किसी का, जैसे मान लो बॉय है, तो बॉय के लिए भी क्या लगाएंगे हम? ही। और गर्ल है तो गर्ल के लिए भी कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे हम? शी। जैसा नाउन वैसे ही प्रोनाउन होती है। और आपको यह तो मालूम है कि जो नाउन होता है वही क्या बनता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनता है किससे? नाउन से। तो बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है, इनके जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब पूछी जाती है, लेकिन कभी कभी आपसे
पजेसिव एडजेक्टिव भी पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछ लिए जाते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। ध्यान रखना पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, जैसे माई, अवर, योवर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो इनके क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में कि सब्जेक्ट के अनुसार कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। अब आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके अनुसार जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो या तो आएगा हिज, या आएगा हर, और या आएगा इट्स। ध्यान रखना अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके अनुसार हम क्या लगाएंगे? देयर। क्या लगाएंगे बच्चों? देयर लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हिज या हर या इट्स, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हम लगाएंगे वहां पर क्या? देयर। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि भाई यहां पर हिज होगा, हर होगा, या फिर इट्स होगा, या फिर देयर होगा। मुझे बताओ ये जो नाइदर और आइदर है, जब भी ये सब्जेक्ट में आएंगे तो वर्ब कैसी लगाते हैं हम? सिंगुलर लगाते हैं। तो सब्जेक्ट कैसा होता है फिर? सब्जेक्ट भी तो सिंगुलर ही हुआ, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट वैसी ही वर्ब। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर। तो आइदर नाइदर जब भी सब्जेक्ट में आएंगे तो ये सिंगुलर कहलाएंगे। तो बच्चों यहां पर नाइदर लगा हुआ है सब्जेक्ट में, तो ये सिंगुलर हो गया। और इसके अनुसार फिर देयर नहीं आता। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या तो लगाएंगे हिज, या लगाएंगे हर, या लगाएंगे इट्स। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ यानी बहुवचन, तो उसके अनुसार लगाएंगे देयर। यहां पे ये क्या कह रहा है कि नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन का मतलब दोनों में से एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक की ओर इशारा कर रहा है, एक भी नहीं। और आइदर क्या कहता है? दोनों में से कोई एक। तो आइदर और नाइदर हमेशा एक की ओर इशारा करते हैं। कितने की ओर? एक की ओर। इसलिए उनके साथ पजेसिव एडजेक्टिव ये हिज, हर, इट्स लगाते हैं। इनको कहते हैं हम सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव। और ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं देयर। तो बच्चों यहां पे देयर नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास जो सब्जेक्ट है ना वो सिंगुलर है। तो मैंने यहां पे, फिर आप सोच रहे सर आपने यहां पे हिज क्यों लगाया, आपने हर या इट्स का प्रयोग क्यों नहीं किया? बता देता हूं बच्चों, मुझे अभी यहां पे जो दो बच्चे हैं ना इनके जेंडर का नहीं पता कि ये लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं। मुझे इनके जेंडर का कंफर्म नहीं है कि लड़का या फिर लड़की। तो मैंने इसलिए यहां पर, जब आपको जेंडर का पता नहीं हो ना कि वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो उस केस में हम उसको पुरुष जेंडर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पुरुष जेंडर, यानी उसको जेंट्स मान के चलते हैं, उसको मैस्कुलाइन जेंडर मान के लेते हैं। और इसीलिए मैंने यहां पर क्या लगाया? हिज। अगर यहां पे लिखा होता गर्ल्स, क्या लिखा होता? टू गर्ल्स या टू वुमेन, महिला लिखी होती तो हम क्या लगा देते? हर। तो अगर महिला दी गई है तभी आपको हर लगाना है। अगर महिला क्लियर स्पष्ट नहीं दी गई है तो आप हमेशा क्या लगा दोगे? हिज। अगर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो या तो आएगा हिज, हर, इट्स। और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो हम लगाएंगे देयर ना। ऐसे एक दो क्वेश्चंस मैं आपको और भी करवाऊंगा आगे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन। इस सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर है ये बताओ? ए पार्ट, बी पार्ट, या फिर सी पार्ट? विच पार्ट हैज द एरर? नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। मैं इस सेंटेंस को आपके लिए बोर्ड पे लिखता हूं। अब जरा बोर्ड पे देखिए, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन। ना बच्चों अब ध्यान दीजिए, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है किसी की सेवाओं का लाभ उठाना, किसी की सेवाओं के बदले में उसको पैसे देना, सब्सक्रिप्शन कहलाता है। तो देखो यहां पे क्या लिखा है? नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। सब्जेक्ट में क्या है? नाइदर ऑफ। दो कैंडिडेट्स के लिए यूज हुआ है, बिल्कुल सही है ये तो। आगे नाउन प्लूरल आई है, ये भी सही है। लेकिन वर्ब कैसी है बच्चों? वर्ब प्लूरल है तो हैव का क्या कर देंगे? हैज। अब इस बात की और ध्यान दो आप कि मैंने यहां पे हिज लगाया है। अभी मैंने आपको हिज पढ़ाया कि सब्जेक्ट अगर क्या हो? सिंगुलर हो, तो हम देयर का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करते हैं? हम हिज का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? यहां पे वर्ब सिंगुलर और हिज। यानी आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर एक बात का आप हमेशा ध्यान रखो
कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और हम पजेसिव एडजेक्टिव कैसे लगाएंगे, पजेसिव एडजेक्टिव हम लगाएंगे या तो हिज लगाएंगे, हर लगाएंगे या फिर इट्स लगाएंगे। हिज हम तब लगाते हैं जब हमें जेंडर का नहीं पता होता। अगर हमें जेंडर क्लियर है कि वो एक महिला है तो हम लगा देंगे हर। और अगर वो एक निर्जीव वस्तु है, क्या है, निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग है, तो हम लगाते हैं इट्स। बहुत बार इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं। मैंने लिखा द कंपनी हैज नॉट पेड देयर एम्प्लॉइज। कंपनी ने अपने कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया। अब यहां पे जो कंपनी है ना, वो मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट है। और कंपनी कितनी है, सिंगुलर, एक ही कंपनी है। और वर्ब कैसी आई, सिंगुलर, ये बिल्कुल ठीक है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अब एम्प्लॉय किसके हैं, कंपनी के हैं, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो देयर नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर, इट्स। अब यहां पे इट्स क्यों आएगा, क्योंकि एक निर्जीव वस्तु है, कंपनी को हम नॉन लिविंग मान के चलेंगे। और अगर कोई सजीव आता है तो या तो हिज लगाएंगे या फिर हर का प्रयोग करेंगे। चलिए अब एक और क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं, देखिए जरा। इस क्वेश्चन में लिखा है कि नाइदर ऑफ द टीम्स आर सेंसिबल इनफ टू डू दिस टास्क। इसका मतलब है कि इन दोनों टीम्स में से एक भी टीम सेंसिबल नहीं है, समझदार नहीं है कि वो इस काम को कर सके। सब्जेक्ट में लिखा है बच्चों नाइदर ऑफ द टीम्स, और वर्ब क्या दी हुई है, आर। तो अब मुझे बताओ कौन से पार्ट में एरर है, ए, बी या फिर सी, कहां पर गलती है। अच्छा एक और चीज बताओ, सब्जेक्ट में गलती है या वर्ब में, जल्दी से फटाफट बताओ, सब्जेक्ट में गलती है या फिर वर्ब में गलती है, कहां है, सब्जेक्ट में तो कोई गलती नहीं है। अब बोर्ड पे देखो, यहां पर बच्चों आर जो वर्ब है ना, ये गलत है, इसके स्थान पर क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि जो नाइदर दिया हुआ है वो सब्जेक्ट में दिया हुआ है, और जब भी नाइदर सब्जेक्ट में आएगा वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। चलिए फटाफट अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो जरा, आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है नाइदर ऑफ द गर्ल्स वर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। अब यहां पर सब्जेक्ट में क्या लिखा है, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, और वर्ब क्या है यहां पर, वर्ब है मेरे पास वर। अब मैं वर को क्या आवाज कर दूं, बिल्कुल सही, क्योंकि सब्जेक्ट में लिखा है नाइदर ऑफ द गर्ल्स, तो नाइदर ऑफ द गर्ल्स वॉज विलिंग, ठीक है, टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। अब आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आ रहा है, जरा देखो फटाफट। इस क्वेश्चन में लिखा है कि नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नो हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स और हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर माउंटिंग। इसका मतलब यह है कि स्काउट लीडर्स में से कोई भी नहीं जानता हाउ टू ट्रैप, कैसे जाल में फंसाना है। ट्रैप का मतलब है जाल और हाउ का मतलब कैसे जाल में फंसाना है वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को, और या हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर माउंटिंग, या फिर उनको कैसे तैयार करनी है, उन जानवरों को तैयार कैसे करना है ताकि उन पर सवारी कर सके। यहां पे माउंटिंग का मतलब है सवारी करना। जब भी किसी घोड़े पर आप चढ़ते हो तो माउंट करते हो, आप उस पर सवारी करते हो, या अगर आप किसी गधे पे चढ़ो तो माउंट करते हो, तो माउंटिंग का मतलब सवारी करना। अब इसमें पूरे सेंटेंस से बताओ विच पार्ट हैज द एरर, कौन से पार्ट में गलती है, ए में, बी या फिर सी, जल्दी से बताओ, ए, बी या फिर सी, कौन से पार्ट में एरर है। अब जरा स्क्रीन पे देखो बच्चों इस सेंटेंस में एक वर्ब है नो, नो वर्ब दी हुई है, क्या दी हुई है, नो, की नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स, नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स, मैं यहां पे लिखता हूं नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स। अब नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स के बाद में वर्ब आई है हमारे पास नो, तो ये जो नो वर्ब है ना, ये प्लूरल वर्ब है, और सब्जेक्ट में दिया है मेरे पास क्या, नाइदर, तो नो की जगह क्या हो जाएगा, नोज हो जाएगा। तो बच्चों आज मैंने आपको नाइदर और आइदर का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि ये अगर सब्जेक्ट में आएंगे तो वर्ब क्या होगी, हमेशा सिंगुलर होगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अब मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूं। ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया, और अब आप कभी इस कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको कभी कोई गलती नहीं हो सकती। एक बात और बच्चों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, और इस लॉकडाउन के दौरान वो इस क्लास का पूरा फायदा उठा सकें। और
क्योंकि बच्चों YouTube पर इंग्लिश के टीचर्स बहुत सारे हैं, उन्होंने बहुत से वीडियो डाले भी हैं, लेकिन कंप्लीट वीडियो आज तक किसी भी टीचर ने नहीं डाला। ये मेरी कोशिश ये है कि मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको कंप्लीट वीडियो डाल दूं, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ूं आपके लिए। अब मैं आपके लिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूं, देखो जरा बोर्ड पर ना बच्चों। आइदर और नाइदर का मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसी पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। आपको यह मालूम है कि आइदर और नाइदर का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए करते हैं, लेकिन कभी कभी वो बच्चों हमको एक ऐसा क्वेश्चन दे देता है जिसमें आइदर और नाइदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है, और वहां पर हम एरर कैसे ढूंढेंगे देखो जरा। मैंने लिखा है यहां पर कि आइदर ऑफ द 4 गर्ल्स इज माई स्टूडेंट, कि उन 4 लड़कियों में से एक लड़की मेरी विद्यार्थी है। तो यहां पर आइदर का प्रयोग कितनी लड़कियों के लिए कर दिया मैंने? 4 गर्ल्स के लिए कर दिया, तो बच्चों गलत है। आइदर का प्रयोग कभी भी अगर सेंटेंस में 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो तो वहां पर आइदर या नाइदर कभी ना लगाएं आप, तो मैं यहां पे आइदर को रॉन्ग मानूंगा। चलिए अभी बताऊंगा कि इसकी जगह आएगा क्या। अब एक और सेंटेंस ले लेते हैं कि नाइदर ऑफ द थ्री सन्स टेक्स केयर ऑफ हिज मदर। ठीक है, यहां पर मैंने नाइदर का प्रयोग किया और बेटे कितने मेरे पास? 3। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि उन 3 लड़कों में से कोई भी लड़का अपनी मां का ध्यान नहीं रखता है। टेक केयर का मतलब होता है किसी का ध्यान रखना, किसी की देखभाल करना। अब नाइदर का प्रयोग 3 सन्स के लिए हुआ है, और 3 सन्स के लिए नाइदर का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि नाइदर का प्रयोग केवल 2 व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है। अब यहां पे आइदर भी गलत है और नाइदर भी गलत है, दोनों ही गलत है। यहां पर अगर आइदर का प्रयोग 2 से अधिक के लिए किया जाए ना बच्चों, तो ध्यान रखना हम आइदर के स्थान पर क्या लगाते हैं? हम आइदर के स्थान पर लगाते हैं एनीवन। क्या लगाएंगे? एनीवन। और नाइदर के स्थान पर क्या लगा देंगे हम? नन। इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी नाइदर का प्रयोग अगर 2 व्यक्ति या वस्तुओं के लिए हो तो नाइदर को हटाकर नन लगाना है और आइदर को हटाकर क्या लगाना है? एनीवन। आप चाहो तो एनी भी लिख सकते हो अकेला, सिंगल एनी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनी लिखो या फिर एनी वन लिखो, तो यहां पे हो जाएगा एनी ऑफ द 4 गर्ल्स या फिर एनी वन ऑफ द 4 गर्ल्स, और यहां पर हो जाएगा नन ऑफ द 3 सन्स टेक्स केयर ऑफ हिज मदर। ना बच्चों, नन और एनी जो होते हैं ना, ये नन और एनी, इनका यूज हम 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए करते हैं। कितने के लिए? 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु। और जो आइदर नाइदर होते हैं, इनका यूज हम 2 के लिए ही किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना। मान लो नन का प्रयोग 2 के लिए हो तो हम नन को नाइदर में बदल देंगे। जैसे देखो, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं यहां पर कि मैंने लिखा कि नन ऑफ द ट्विंस। अब आपको पता है जो ट्विंस होते हैं वो 2 ही होते हैं। नन ऑफ द ट्विंस लिव्स हियर, कि अब यहां पे ट्विंस 2 ही होते हैं, तो 2 के लिए नन का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका करेंगे? नाइदर का यूज करेंगे। इस बात का ध्यान रखना हमेशा कि नन का प्रयोग और एनी का प्रयोग 2 से अधिक के लिए, और आइदर और नाइदर का यूज सिर्फ 2 व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है। चलिए, ये एक आइदर नाइदर का कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, और वो है हमारा बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। देखिए जरा, और मैं आपको बच्चों क्वेश्चंस बहुत सारे करवाऊंगा। सब बच्चे उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे और ये बताएंगे कि सर हमें क्लास में मजा आ रहा है, और सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे जरूर। नालायकों, शेयर कर दिया करो थोड़ा बहुत क्लास को, ताकि और जो बच्चे हैं उनका भी भला हो जाए। इस लॉकडाउन में जो बच्चे हैं घर पे बैठे हैं, पढ़ लें वो भी, तो अपने फ्रेंड्स को भी बताते रहो कि हाँ ये इंग्लिश की क्लास चल रही है यहाँ पर। कहीं और बहुत सारे बच्चे ढूंढ रहे हैं यूट्यूब पर कि कहीं इंग्लिश की क्लास कोई कंप्लीट हमको मिल जाए, नहीं मिल रही किसी को भी, तो शेयर करते रहो। और एक बात और बच्चों, लाइक कर दिया करो। जब आओ तो एक लाइक का बटन होता है, उस पर ऐसे क्लिक, कुछ भी फेंक के मारो उस पर, लेकिन उसको लाइक होना चाहिए उस पर, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको हु और विच और दैट, इनका कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ठीक है, कि ये जो हु विच दैट होते हैं ये क्या होते हैं और हम इनको यूज कैसे करते हैं। देखो जरा, हु विच दैट बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं ये? रिलेटिव प्रोनाउन, अर्थात होते तो प्रोनाउन ही है,
और जब ये सेंटेंस में आएंगे तो इनके साथ में बच्चों, इनके बाद में एक वर्ब पूछी जाती है आपसे। क्या पूछी जाती है आपसे? वर्ब। और हु विच दैट के बाद में कभी भी वर्ब हो तो आप ये देखना कि हु विच दैट से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या है। हु विच दैट से पहले एक नाउन प्रोनाउन दिया होगा उसने, उस नाउन प्रोनाउन के अनुसार हम क्या लगा देंगे? यहां पर वर्ब लगा देंगे। इस बात का ध्यान रखना, हु विच दैट से पहले अगर नाउन प्रोनाउन है और हु विच दैट के तुरंत बाद में वर्ब पूछी गई है तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। अगर ये नाउन प्रोनाउन सिंगुलर हुआ तो वर्ब आ जाएगी सिंगुलर, और अगर ये प्लूरल हुआ तो वर्ब हो जाएगी प्लूरल। क्लियर है सभी को? चलिए अब अगले पॉइंट पे बढ़ाता हूं। इसका एक और कॉन्सेप्ट है इसका, देखो जरा। सब्जेक्ट के बाद कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट आया और सब्जेक्ट में कोई भी नाउन या प्रोनाउन दे दी उसने। क्या दे दी उसने? नाउन या फिर प्रोनाउन। सब्जेक्ट में कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ सकता है और उस नाउन या और उस सब्जेक्ट के बाद हमको दिया या तो हु, या फिर दिया हमको विच, और या फिर दिया हमको दैट। सब्जेक्ट के बाद हु इज दैट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों ये वाला। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आपकी जो इंग्लिश की जो कमजोरी है ना, जो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं हमारे सामने, वो हमको समझ नहीं आते, या जो कॉम्प्लिकेटेड जो सेंटेंस होते हैं ना, वो आज के बाद आपको उसमें कभी दिक्कत ही नहीं आएगी इसको समझने के बाद। बच्चों सब्जेक्ट के बाद कभी कभी तुरंत वर्ब नहीं आती। क्या आता है? हु, विच या फिर दैट। इनके मीनिंग में आपको पहले बता देता हूं कि जो हु, विच, दैट होते हैं ना, इन तीनों का मतलब होता है जो। सेम मीनिंग होता है इनका। क्या होता है? जो। हु का भी, विच का भी और दैट का भी। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हु का मतलब तो होता है कौन, विच का मतलब कौन सा, और दैट का मतलब होता है कि। ऐसा नहीं है बच्चों। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब हम इनको यूज करते हैं ना तो इनका मीनिंग होता है जो, जिसे, ये वाला या जिनका, ये जय वाला मीनिंग आता है। जैसे हु का मतलब कौन तो उसमें क्या आता है, लेकिन यहां पर क्या आता है? जय। तो इनका मीनिंग होता है, तीनों का ही सेम मीनिंग है, जो। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद में अगर हु विच दैट आया, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा, और उसके बाद में एक वर्ब आई, और फिर उसके बाद में आगे जाकर हमारे पास एक और वर्ब देता है। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी सब्जेक्ट के बाद में हु विच दैट आएगा ना तो आगे जाकर दो वर्ब होंगी, एक वर्ब दो वर्ब। हमेशा ध्यान रखना, फिक्स है, इसमें कभी कोई बदलाव नहीं हो सकता। ठीक है ना? अब देखो जरा, अब ये जो वर्ब होगी, ये वाली वर्ब, ये किसके अनुसार आएगी? ये आएगी इसके अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार। क्योंकि मैंने अभी अभी क्या लिखवाया आपको कि हु विच दैट की तुरंत बाद जो वर्ब होगी वो आएगी हु विच दैट से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। और अगर हु विच दैट सब्जेक्ट के बाद लिखा है तो इससे पहले आने वाला नाउन प्रोनाउन कौन होगा? उस सब्जेक्ट में लिखा हुआ, तो इसके अनुसार वर्ब आएगी ये। अब वो जो वर्ब होगी वो किसके अनुसार आएगी बच्चों? वो वर्ब भी इसी सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। किसके अनुसार? इसी सब्जेक्ट के अनुसार आएगी ये वाली वर्ब भी। यानी ये दोनों वर्ब किसके अनुसार होंगी? इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जरा देखो मैं आपको समझाता हूं। यहां बोर्ड पे मैंने लिखा कि आई हु इज योर टीचर। मैं जो कि तुम्हारा टीचर हूं, आई हु इज योर टीचर इज वेरी बिजी। तो इस सेंटेंस में बच्चों ध्यान से देखना, ये एक वाक्य है और इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आया? आई। और इस आई के बाद में ये क्या है हमारे पास? हु है। इनमें से तीनों में से एक है हु, और इस हु के तुरंत बाद में वर्ब दिख रही है आपको, इज। अब इसके बाद जब भी सब्जेक्ट के बाद हु इज दैट आएगा ना तो आगे दो वर्ब होंगी। एक वर्ब तो ये रही, फिर मैंने पढ़ा भाई योर टीचर, ये तो वर्ब नहीं है, टीचर भी मेरे पास वर्ब नहीं है, वर्ब मेरे पास एक और आई आगे, एक और इस। तो दो वर्ब होगी मेरे पास, एक ये वर्ब और दूसरी ये वर्ब। सब्जेक्ट के बाद जब भी हु इज दैट आएगा तो कितनी वर्ब होंगी वहां पर? दो वर्ब होंगी। और दोनों का सब्जेक्ट कौन होगा? दोनों का सेम सब्जेक्ट होगा, ये वाला। तो इज का सब्जेक्ट कौन है? आई। और इस इज का सब्जेक्ट कौन है? ये आई। क्या आई के अनुसार इज वर्ब आ सकती है? नहीं आ सकती, तो ये गलत है। इज के स्थान पर क्या कर देंगे? एम। क्या इस इज को भी सही करेंगे? नहीं, ये भी गलत है। इसके स्थान पर भी क्या आ जाएगा? एम। सब्जेक्ट के बाद कभी भी हु विच दैट आएगा ना तो उसके बाद में दो वर्ब होंगी और दोनों का सब्जेक्ट कौन होगा? सेम।
अच्छा, कभी कभी ये वाली जो नाउन प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट में नहीं आती, कहीं भी आ सकती है, जैसे ऑब्जेक्ट में आ जाए, तो हु विच दैट आया उनके बाद में, तो यही नाउन प्रोनाउन उस वर्ब का सब्जेक्ट होगा। अब जैसे मैं इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैंने लिखा यहां पर, मैंने लिखा इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज आई, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, फॉर दिस। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है ना बच्चों वो इट है। क्या है वो? इट। और जब भी इट सब्जेक्ट में आएगा तो वो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर वर्ब है। ये वर्ब तो मेरे पास क्या है? ठीक है, इट के साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब आती है। अब यहां पे हु देखो, हु आ गया। अब हु के तुरंत बाद में वर्ब भी आई है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा? जो हु से पहले लिखा होगा। तो हु से पहले क्या लिखा है? आई दिया हुआ है, तो आई इस वर्ब का सब्जेक्ट है। तो क्या आई के अनुसार इज लगा दूं? नहीं लगानी। क्या लगानी है? एम। यहां पे एम आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कि हु विच दैट के तुरंत बाद में अगर वर्ब आई तो उसका सब्जेक्ट कौन होगा? जो हु विच दैट से पहले लिया हुआ है। और दूसरा पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट में अगर हु विच दैट आया तो उसके पीछे कितनी वर्ब होंगी? हमारे पास दो वर्ब होंगी, और दोनों का सब्जेक्ट कौन होगा? ये होगा। कौन? ये। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, एक और चीज बता दूं मैं आपको कि हु विच दैट के बाद में दो वर्ब तभी होंगी जब वो सब्जेक्ट के बाद लिखे होंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट के बाद लिखे, मान लो ये वाली नाउन जो है ना, ये वाली नाउन, ये वाली जो नाउन प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट में हो। कहां पर? ऑब्जेक्ट में। तो एक ही वर्ब आएगी हु विच दैट के बाद। देखो जरा, इस क्वेश्चन में तो आई लिखा है सब्जेक्ट में, तो उसके बाद आया हु, तो यहां पर दो वर्ब है, एक ये और एक ये वाली। और यहां पर जो आई है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है सबसे पहले लिखा है इट। तो ये सब्जेक्ट में नहीं लिखा, ये कहां लिखा है? ऑब्जेक्ट में लिखा है, वर्ब के बाद है। तो इसके बाद अब एक ही वर्ब होगी हु के बाद। देखो, इज एक ही वर्ब है, आगे कोई दूसरी वर्ब नहीं है। आगे क्या लिखा है? रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार, फॉर प्रीपोजिशन हो गया, और दिस यहां पर क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो यहां पर जो हु है उसके बाद एक ही वर्ब है, क्योंकि जो आई है वो सब्जेक्ट में नहीं है, ऑब्जेक्ट में है। और यहां पर जो आई है वो सब्जेक्ट में है, इसलिए हु के बाद कितनी वर्ब है? दो। हु विच दैट का प्रयोग अगर ऑब्जेक्ट के बाद किया जाएगा तो एक ही वर्ब होगी, और अगर सब्जेक्ट के बाद किया जाएगा तो हमारे पास कितनी वर्ब होंगी? दो वर्ब की दी जाएंगी। अब मैं आपको इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस अभी करवाने वाला हूं। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ गया होगा, देखो जरा, इस क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे बताओ कि कौन से पार्ट में एरर है। विच पार्ट हैज दी एरर? कौन से पार्ट में गलती दी हुई है? यहां पर देखो जरा, विच पार्ट हैज दी एरर? ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, या फिर सी पार्ट में एरर है? नाउ इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। मुझे बताओ, इट इज आई दिया हुआ है, आई क्या है यहां पर? इज के बाद है, तो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद में हु दिया हुआ है, तो कितनी वर्ब है पीछे? देखो पीछे वर्ब कितनी है? इज एक ही वर्ब है, तो इस इज का सब्जेक्ट कौन हुआ? आई। तो आई के अनुसार इज को किस में बदल देंगे? एम में बदल देंगे। वेरी गुड। अब जरा एक और क्वेश्चन देखिए और उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। अगला सवाल है हमारे पास, डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटिफुल वर्क? डू यू नो दैट इट वॉज आई? डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज डन दिस ब्यूटिफुल पीस ऑफ वर्क? यहां पर आपको यहां पर आपको इस पूरे सेंटेंस में बच्चों पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। और अब देखो स्क्रीन पर पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, और इस सेंटेंस में आपको कहीं पर, ये पूरा सेंटेंस है, क्या यहां पर आपको कहीं पर हु दिख रहा है? दिख रहा है कहीं पर हु? और इससे पहले क्या दिया हुआ है? आई दिया हुआ है। और क्या हु के बाद में वर्ब आई है? हैज दी हुई है ना। तो हु विच दैट के बाद में अगर जब भी आपको वर्ब दिखाई दे तो उसका सब्जेक्ट कौन होता है? आई होता है। तो आई के अनुसार हैज नहीं, क्या लगा देंगे? हैव लगा देंगे। क्लियर सभी को? यस या नो कमेंट बॉक्स में डालो, और आंसर पूछो तो देते रहना, चुप मत बैठा करो, बोला करो, ठीक है, बोलते रहो। और अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड बिगिंस टू रोट इन 15 सेकेंड्स।
ना इस सेंटेंस में बताओ कि एरर कहां है, ए पार्ट में, बी पार्ट में या फिर सी पार्ट में, विच पार्ट हैज द एरर, कौन से पार्ट में गलती है, जल्दी से बताओ कौन से पार्ट में एरर है, ए में, बी में या फिर सी में। थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहां पर हु विच दैट में से कौन सा आया है, सब्जेक्ट के बाद लिखा है या ऑब्जेक्ट के बाद, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो जरा स्क्रीन पे, यहां पे जो सब्जेक्ट है ना बच्चों वो है फ्लावर्स, और फ्लावर्स के बाद क्या क्या लिखा हुआ है हमारे पास, फ्लावर्स के बाद लिखा है दैट। और क्या इस दैट के बाद भी कोई वर्ब है, बिल्कुल वर्ब है आर। इस दैट के बाद में हमारे पास एक वर्ब है आर, और आर का सब्जेक्ट कौन होगा, फ्लावर्स। तो फ्लावर्स प्लूरल हुआ, प्लूरल नाउन हुई, और दैट के बाद वर्ब है आर, ये बिल्कुल सही है। क्या आपको आगे जाकर एक और वर्ब दिख रही है, यहां पर आगे आपको एक और वर्ब दिख रही होगी, बिगिंस, दिख रही है आपको, बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू होना, तो बिगिंस जो वर्ब है ना वो सिंगुलर है। कैसे पता चला मुझे, इसमें एस आ रहा है। अब सब्जेक्ट के बाद जब भी दैट आएगा तो उसमें पीछे दो वर्ब आएंगी, एक वर्ब ये रही हमारे पास और दूसरी वर्ब ये रही, बिगिंस। तो इनमें से दोनों का सब्जेक्ट कौन है, फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के अनुसार आर सही है, तो बिगिन में से क्या हटा देंगे, यहां से एस। बच्चों बिगिन में से एस हटा देंगे क्योंकि बिगिन से सिंगुलर वर्ब है, और सब्जेक्ट जो है उसका, उस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, फ्लावर्स। सब्जेक्ट है हमारे पास क्या इस समय, फ्लावर्स, और इसके तुरंत बाद में क्या रहा, हु विच दैट, और आगे दो वर्ब है। तो जब भी आपको सब्जेक्ट के बाद हु विच या दैट दिखे तो आगे दो वर्ब होती हैं, और दोनों का सब्जेक्ट कौन होता है, सेम होता है जो हु विच दैट से पहले लिखा है। हां, अगर ऑब्जेक्ट में हु विच दैट आएगा तो एक ही वर्ब आएगी आगे। अब आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, देखिए जरा। इस क्वेश्चन में लिखा है, ए पर्सन हु स्टिक्स टू वन थिंग इन स्पाइट ऑफ इनिशियल डिफिकल्टीज इज श्योर टू सक्सीड इन द एंड। एक व्यक्ति जो, हु का मतलब जो, स्टिक्स लगा रहता है या चिपका रहता है, टू वन थिंग किसी एक ही चीज के, इन स्पाइट ऑफ इनिशियल डिफिकल्टीज शुरुआती समस्याओं के बावजूद अगर वो एक ही चीज के चिपका रहता है तो इज श्योर टू सक्सीड इन द एंड, अंततः वो सफल जरूर होगा। इन एक ऐसा व्यक्ति जो शुरुआत में अगर कोई काम कर रहा है और उसमें दिक्कतें आ रही हैं, उसके बावजूद अगर वो मेहनत लगा हुआ है, चिपका हुआ है, तो अंततः वो क्या होगा, वो सफल होगा। ये सभी बच्चों आप पे भी लागू होता है। अगर आप किसी एक चीज के पीछे पड़े रहो तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। लगे रहो, एग्जाम के पीछे पढ़ते रहो। इसमें बताओ कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में या फिर सी पार्ट में। विच पार्ट हैज द एरर, कौन से पार्ट में गलती है, ये बताओ। ए पार्ट में है, बी पार्ट में है या फिर सी पार्ट में है। बच्चों मुझे यहां पर किसी भी पार्ट में एरर नजर नहीं आती। रीजन बताता हूं। जो ए पर्सन है, अब बोर्ड पे देखो जरा, जो ए पर्सन है ना, ये तो है हमारा सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के बाद क्या आया, देखो ए पर्सन तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और इसके बाद लिखा है हु, और इसके बाद में वर्ब मेरे पास स्टिक्स। ये वर्ब है, चिपका रहना। स्टिक का मतलब होता है चिपकना, जो एक ही चीज के चिपक जाता है, टू वन थिंग। आगे मेरे पास इसके बाद में एक और वर्ब आई, मैं बताता हूं। इज वर्ब आगे, इज श्योर टू सक्सीड, ऐसा लिखा हुआ है वहां पर। तो यहां पर बच्चों ए पर्सन हु स्टिक्स, तो एक वर्ब तो मेरे पास ये हो गई और दूसरी वर्ब मेरे पास क्या हो गई, इज हो गई। तो इन दोनों का सब्जेक्ट कौन हुआ, यहां पर ए पर्सन दोनों का सब्जेक्ट हुआ। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। तो ये वर्ब तो बिल्कुल सही है यहां पर, क्योंकि इसका सब्जेक्ट यही है। अच्छा, स्टिक वर्ब होती है, स्टिक, इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टक, और थर्ड फॉर्म होती है स्टक। अच्छा, स्टिक में अगर मैंने क्या लगाया, एस लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने, एस लगा दिया, तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो मुझे एस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है। अब जरा एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखो जरा, उसमें बताओ कहां पर एरर है। बच्चों ये जो सवाल मैंने आपको अभी अभी करवाया था ना, ए पर्सन वाला, ये सीजीएल मेंस का था। और जो आपको अभी दिख रहा है सामने कि एरोनॉटिकल चार्ट्स आर फॉर विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस व्हिच डिपिक्ट्स terrain, geographic features, navigational aids and other aids to navigation। बच्चों सीजीएल मेंस 2018 का सवाल है। कहां का सवाल है ये, सीजीएल मेंस 2018 का सवाल है, मेंस के अंदर आया था। इसमें बताओ कौन से पार्ट में गलती है। बच्चों थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन जरा इसको समझो कि इसके अंदर एरर कहां है। मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं। एरोनॉटिकल
चार्ट्स आर फॉर विजुअल। एरोनॉटिकल चार्ट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? जो बच्चों क्या क्या होते हैं कि जो आकाश में क्या मौसम चल रहा है, यानी जो वेदर और मौसम की जो खबरें देने के लिए जो न्यूज़ चैनल एक चार्ट बनाते हैं, वो जो चार्ट होता है वो मीटरोलॉजिकल कंडीशंस, यानी कि जो धरती से रिलेटेड, या मीटियोर का मतलब होता है उल्का पिंड से रिलेटेड जो कंडीशंस जो बताते हैं, वो एक तो टरेन का मतलब होता है जमीन, और ज्योग्राफिक फीचर्स यानी भूगर्भीय चीजें, स्थितियां, और नेविगेशनल एड्स का मतलब होता है कि आप कहीं पे जाना चाहो तो आपको नेविगेट करे, जैसे गूगल मैप होता है तो वो आपको कहीं भी चीज कहीं भी ले जाता है, आपको रास्ता दिखाता है कि आपको कहां जाना है। तो इस तरह की जो एड्स का मतलब होता है सहायता, एंड अदर एड्स टू नेविगेशन, और जो अदर जो सहायताएं होती हैं नेविगेशन के लिए, उनमें क्या करता है ये बताता है। जो चार्ट होते हैं जो वेदर वाले, जो गूगल मैप जो चार्ट बताता है हमको, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे हम नेविगेट करके कहीं भी पहुंच जाते हैं। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की जो वर्ब है बच्चों, इसमें आपको कोई विच दिख रहा है? आपको इस सेंटेंस में कहीं भी आपको विच नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल सही। और विच के बाद आपको डिपिक्ट्स दिख रहा है? डिपिक्ट्स, ये जो डिपिक्ट्स है ना बच्चों, वर्ब है। डिपिक्ट का मतलब होता है दर्शाना। क्या होता है? दर्शाना, और इसमें एस लगा हुआ है, ये सिंगुलर वर्ब है। अब आप इससे पहले देखो, विच से पहले दिया हुआ है कंडीशंस। क्या दिया हुआ है? कंडीशंस। अब जो कंडीशंस है ये सिंगुलर नाउन है या प्लूरल? बताओ बच्चों, सिंगुलर है या प्लूरल? कैसी नाउन है ये प्लूरल नाउन है, क्योंकि कंडीशन तो होता है सिंगुलर और कंडीशंस क्या होता है? प्लूरल होता है। तो इसलिए जो डिपिक्ट वर्ब आई है ना, उसमें से हम एस हटा देंगे, क्योंकि डिपिक्ट एक सिंगुलर वर्ब है, उसमें एस लगा हुआ है। तो और जो कंडीशंस है वो प्लूरल नाउन है। विच से पहले प्लूरल नाउन दी हुई है तो उसी के अनुसार हम वर्ब लगाएंगे सिंगुलर ना। काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अब जरा स्क्रीन पे देखो बच्चों, हु विच दैट अगर सब्जेक्ट में आते हैं तो इनके बाद, सब्जेक्ट के बाद आते हैं तो इनके बाद कितनी वर्ब आती हैं? 2। और अगर ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं तो कितनी वर्ब आती हैं? 1। यानी हु विच दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, और इनका प्रयोग कहां किया जाता है? या तो सब्जेक्ट के बाद किया जाता है या फिर ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है। अगर आपने बोर्ड पे नहीं उतारा, कुछ भी नहीं लिखा, तो फटाफट लिख लो फिर। तो ये थे आज के 3 कॉन्सेप्ट्स। पहला कॉन्सेप्ट था हमारे पास जिसमें ईच और एवरी के बाद के ऊपर पढ़ाया। सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैंने आपको आइदर और नाइदर का, और थर्ड कॉन्सेप्ट था हु विच और दैट। बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपके पास जो भी जैसी भी बुक है बच्चों, उससे आप प्रैक्टिस करते रहो। एक और बात बच्चों, आप क्लासेस में रेगुलर रहा करो, ठीक है? रेगुलर क्लासेस में रहोगे तभी आपको टॉपिक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। अगर आप बीच बीच में क्लासेस को छोड़ दोगे तो वो टॉपिक जो है ना हमारे कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अगर किसी भी टॉपिक में आपको अच्छे से समझना है तो रेगुलर उन टॉपिक्स को ज्वाइन करो। चाहे आप किसी से पढ़ो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझसे पढ़ो, आप किसी से भी जाके पढ़ो, लेकिन वहां पर रेगुलर रहो आप, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। Bye bye.